हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं भाई सब लोग एकदम मस्त होंगे। हाँ जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म, है ना, और कल आपको पढ़ाएंगे पिरामिड। और अगर आज टाइम बचा तो आपको जो फ्रस्टम होता है या छिन्नक जिसे बोलते हैं वो भी आपको पढ़ा देंगे। ओके। ये है अपनी मेंसुरेशन की क्लास नंबर 12। कितनी क्लास हो गई अभी तक, है ना भाई? अच्छा, 11 है। 12 क्लास में आपका पूरा कंप्लीट होगा। पूरा तो नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। फाउंडेशन बैच में मैंने यही चैप्टर जो है अराउंड 150 क्वेश्चंस के आसपास वहां पे कराए हैं, तब भी वो खत्म नहीं होता है। तो काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी वेराइटीज हैं, बट स्टिल जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको पूरी बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करी है इस चैप्टर में। ठीक है, ओके। 11 आंसर आ गया है इसका। 11th, अच्छा 11th क्लास है, ओके। जो लोग एकदम जीरो हैं या जो मेंसुरेशन में जिन्हें प्रॉब्लम होती थी, आई थिंक उन्हें काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब उनसे काफी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वो चीज अब आपके हाथ में है। इंग्लिश मीडियम में नहीं है मतलब क्या चाहिए भाई इंग्लिश मीडियम में तुम्हें? हाँ गुलशन, बैंक के हिसाब से तो कब का खत्म हो गया। बैंक में बहुत इजी मेंसुरेशन आता है। कल आपको पिरामिड पढ़ाएंगे, कल लास्ट क्लास रहेगी मेंसुरेशन की। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बताइएगा क्या पढ़ाना है, फिर प्लान करेंगे कुछ दिनों बाद, फिर नए सिरे से एक बार नया कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से सॉल्व हो गया? मैंने आपको वैसे हिंट तो कर दिया था कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो बताओ जरा, बना या नहीं बना आपसे ये वाला क्वेश्चन? सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? रेलवे के लिए हो गया है भाई। देखो, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, अगर आप पुलिस मतलब एसआई कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, और जो छोटे मोटे जितने भी जैसे पटवारी के एग्जाम होते हैं, पटवार या पटवारी के जो एग्जाम्स होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, इवन एसएससी का जो सीएचएसएल होता है, एसएससी का एमटीएस होता है ना, सीपीओ जो होते हैं, उनके हिसाब से काफी चीजें आप सीख चुके हो। मतलब जो एग्जाम में आएगा ना, उससे ज्यादा लेवल का मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। बैंक के लिए तो आराम से, बैंक का तो बहुत, बैंक के लिए तो आपको इस क्लास का आधा पढ़ना है, इतना ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है। केवल अगर और थोड़ी मेहनत करनी है तो सीजीएल के लिए, है ना। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपको इसमें मैं कवर करा चुका हूं, जो मैक्स टू मैक्स हो सकता था, जितने टाइप्स आते थे। तो आपको ये हर जगह काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। देखिए, एक वस्तु का आकार इस प्रकार है कि वैसे मैंने आपको कल बता दिया था ना, इसके नीचे एक गोला है, अर्ध गोला है ना, हेमिस्फीयर है। तो नीचे हेमिस्फीयर है, फिर कुछ हाइट तक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है? सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है एक कोण, है ना, ये कोण रखा हुआ है। ऐसा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आपसे बोला है लंबवृत्तीय बेलन के निचले हिस्से पर अर्धगोला है, ऊपर वाले हिस्से पर एक लंबवृत्तीय शंकु है। ठीक है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो अगर इसकी त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 होगा, मतलब ये 5। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अर्धगोला होता है उसकी रेडियस और उसकी हाइट दोनों बराबर होती है। तो अगर आपको ये 5 दिया है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 5 होगी। तो रेडियस भी 5 और इसकी हाइट भी कितनी होगी? 5। बेलनाकार भाग की ऊंचाई से 2.6 गुना है, जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से 2.6 टाइम्स है। तो 5 का अगर आपने 2.6 करा तो ये 13 आएगा, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो 13 है।
पृष्ठ क्षेत्रफल सभी का, टोटल का पृष्ठ क्षेत्रफल 770 है, तो कुल ऊंचाई क्या है? मतलब आपको मेन पता है, इस शंकु की हाइट पता करनी है। अगर ये हाइट पता चल गई तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप एक बात ये समझिए कि अगर ये 5 है तो क्या इसकी रेडियस भी 5 होगी? मतलब आपको ये भी पता है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस आपको दी हुई है 5, तो ये आपके पास 5 गिवन है, छोटा सा मैंने यहां पे लिख दिया। लेकिन आपको एल और हाइट ये दोनों चीजें नहीं पता है, बस ये पता लगाने में आपको मेहनत लगेगी। अब आपसे बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो जरा देखना कैसे निकालेंगे। यह है आपका अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है ये? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं बेलन पे। बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। और फिर शंकु पे आते हैं, इसका क्या होता है? पाई आर एल, है ना। अच्छा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर और ये, मतलब आप केवल कॉमन क्या ले सकते हो? केवल पाई और आर कॉमन ले सकते हो। तो पाई और आर गया तो यहां बचा आपका 2r, यहां पाई और आर गया तो बचा आपका 2h, और यहां पाई और आर गया तो बचा l। और टोटल आपको दिया हुआ है कि टोटल जो वक्र पृष्ठ है वो 770 है। क्या समझ में आ रहा है आपको? इतना क्या कर रहे हैं हम? सभी का वक्र पृष्ठ, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, ये आपसे कहा है। तो गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और शंकु का हो गया पाई आर एल। इनमें कॉमन क्या निकला? पाई आर और पाई आर। तो यहां बचा 2r, यहां बचा 2h, यहां बचा केवल l, और ये सब टोटल 770 है। अब एक बात बताओ, इस पाई आर को इसके नीचे ले जाएंगे, यहां बचेगा 2 इंटू आर। कितना है? तो आर तो कोई सा भी हो, 5 है ना। h कितना है? तो ये h मतलब सिलेंडर का कितना है? 13। और l आपके पास क्या है? तो नहीं है। फिर ये आ गया 770, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब कितना हो जाएगा? r का मतलब 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये आप याद रखना, ये हमने जो कैलकुलेशन किया था। आगे बढ़े तो ये आपके पास 10 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये l हो गया, और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको आप अगर काटापीटी करते हो तो 11 से 2 बार, 11 से 70 बार, है ना। 11 से 2 और 70, और अगर 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो भाई ये 49 आ जाएगा। तो L की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लोगे। 49 माइनस 26 और 10 कितना हो जाएगा? 36। तो L की वैल्यू आपको पता चली, आंसर नहीं आया अभी। L की वैल्यू आई है 13। L मतलब ये शंकु। तो अब मैं शंकु को यहां अलग से बना देता हूं। ये आपका शंकु है, ठीक है, जिसकी आपको हाइट नहीं पता है। ये 13 है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 है, और इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये 5 है। तो क्या आपको ट्रिपलेट याद है? ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भी मेरा यूट्यूब पे है, विनर्स की चैनल पर है, इस चैनल पे आ जाएगा। ट्रिपलेट का वीडियो आप सर्च कर लेना, उसको समझ लेना। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत काम की चीज है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो क्या आपकी हाइट 12 आएगी? अदरवाइज पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो हाइट आपको 12 मिलेगी। 12 हमारे इस वाले क्वेश्चन का एकदम फाइनल आंसर था। तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा? 12, ये आंसर है। बताओ आया समझ में? यहां ऑप्शन से इसलिए चल नहीं रहा है पेन, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 12, है ना। अच्छा सॉरी, हाँ, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, हमसे पूछा तो और कुछ और है ना। हमने अभी भी हमारी जर्नी जो है आधी है। आपने अभी ये 12 निकाला है, हमसे टोटल हाइट पूछी है ना। ओके, सो 12 और 13 कितना हो गया? 25, 25 और 5 30 हो गया। इसलिए आपका आंसर डी आएगा, 30 आएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है।
ये तो हाइट है, आपसे टोटल हाइट पूछी है, तो ये आ गई 12 प्लस 13 प्लस 5, तो 12 प्लस 13 प्लस 5, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 30। ये फाइनल आंसर है, 30 आंसर है। बताओ, क्लियर है? ओके भाई कुलदीप, थैंक यू। टोटल हाइट 30, करेक्ट। ओके, ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो होमवर्क था, आगे बढ़े भाई। इसका आंसर और बता दो मुझे जल्दी से। ये क्वेश्चन दिखने में कैसा भी हो पर बहुत इजी है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप बस पढ़ लो, अदरवाइज फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं एकदम आसान तरीके से। अच्छा भाई, थैंक यू शत्रुघ्न। और मैं आपको बता चुका हूं 2 तारीख से मेरा एडवांस मैथ्स का बैच आ रहा है विनर्स की ऐप पर, है ना। अगर आप कंप्लीट एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अराउंड 13-14 टॉपिक्स का है, तो आप उसको ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, है ना। और जो लोग आज जुड़े हैं, ये हमारी मेंसुरेशन की 11 नंबर की क्लास है। इसके पहले हम 10 क्लासेस कर चुके हैं, वो आप एक बार शुरुआत से देखना, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो देखिए, 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवार को पेंट करना है। अगर छत और दीवार को पेंट करना है, मतलब क्या पेंट नहीं करना है? देखो, आप एक बात बताओ, अगर कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो वो घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा। पेंट करना है तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है क्या आपको? 2LB BH और HL, है ना। अगर मैं इसको ओपन करूं तो 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL, है ना। ये आपको पता होगा कि ये चारों वॉल्स हैं, ये चारों दीवारें हैं, और ये क्या है? ये आपका छत, मतलब रूफ। रूफ तो नहीं बोलना चाहिए, सीलिंग बोलना चाहिए, है ना। ये आपका सीलिंग है और फ्लोर है। हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो ये छत और जमीन है। लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या लेना है? आपको केवल छत और चारों दीवारें लेनी है। तो फॉर्मूला आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सुनना मेरी बात। आप अगर यहां से अगर ये देखें तो ये तो चारों दीवारें हैं, तो ये तो आपके पास आना ही आना है। हम बस ये हटा देंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है? जमीन का और छत का। तो हमें अगर 2 बार लंबाई और चौड़ाई दी है, तो एक लंबाई चौड़ाई हटा दो, मतलब जमीन हट जाएगी, तो जो बचा वो क्या बचेगा? वो आपका बचेगा केवल और केवल छत। तो आप क्या करेंगे? केवल फॉर्मूले को ऐसा बना लेंगे, है ना, और ये इसको हटा देंगे। ये आ गया आपका चारों दीवारें और छत, ये सब मिला के आ गया, है ना। अब बस वैल्यूज रखो, तो लंबाई कितनी है? 25, चौड़ाई कितनी है? 12, ये छत का क्षेत्रफल। फिर एक दीवार ले लो, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 12, और ऊंचाई कितनी है? 10। ये मैंने आपको घनाभ में बताया है ना, घनाभ में देखना अगर नहीं आपको याद आ रहा हो तो। और यहां लंबाई और ऊंचाई लेंगे, तो लंबाई कितनी है? 25, और ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 300। ये कितना आ जाएगा? 240। और ये कितना आ जाएगा? 500। तो टोटल हमें जो पेंट करवाना है वो कितने में करवाना है? 5 3 8 2 10, 1040 और वर्ग मीटर में मुझे पेंट करवाना है। अब मैंने 2 पेंटर को बुलाया। एक पेंटर 200 वर्ग मीटर 5 दिन में करता है, मतलब ये रोज 40 वर्ग मीटर पेंट कर देगा। और दूसरा पेंटर जो है वो 250 वर्ग मीटर पेंट करता है 2 दिन में, मतलब एक दिन में 125 वर्ग मीटर करेगा। अगर मैंने कहा
मैंने इनसे कहा कि यार तुम दोनों मिलकर पेंट कर दो, तो दोनों अगर मिलकर पेंट करेंगे तो एक दिन में 165 वर्ग मीटर पेंट होगा, जबकि मुझे करवाना है 1040। तो 1040 वर्ग मीटर पेंट करवाना है, जबकि एक दिन में 165। सिर्फ इतना सा सॉल्व करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल करो। यहां पे किससे करोगे, 5 से कर दें। तो अगर 5 से इसको कैंसिल किया तो नीचे आ जाएगा 33, और 5 से इसको कैंसिल किया तो 208 आ जाएगा। अब आप एक बात समझना, एग्जैक्ट तो कैंसिल होने वाला नहीं है, मतलब आपके 2 ऑप्शन तो गए। अगर 33 का टेबल में 7 बार लूंगा तो ये तो 208 से ज्यादा चला जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गया। तो डेफिनेटली यही आंसर होगा, चेक करके देख लो आप। 610/33 ये आपका आंसर है ना। 6 बार भाग जाएगा 198, 10 बचेगा 33, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। दिखने में क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या करेंगे, पर कुछ नहीं था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल कितना आया, वो आया 1040। एक पेंटर एक दिन में 40 स्क्वायर मीटर करता है और दूसरा 125, तो दोनों मिलकर एक दिन में 165 कर देंगे। तो पूरा अगर मुझे पेंट करवाना है तो 610/33 डेज में टोटल पेंट हो जाएगा। ये वो आपको बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो बिना कैलकुलेट करे ऑप्शंस को देखकर आप आराम से पता लगा सकते हो। करेक्ट। ओके, देख लो एक बार, समझ में नहीं आया हो तो। यह भी आपको होमवर्क दिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये लीजिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ें इसको अच्छे से आप। पढ़िए जल्दी। देखो, एक नहर का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन है ना। कैसे आप समझ सकते हो, जैसे ये एक नहर है ना। अगर मैं इसको यहां से ऐसा कट लगा दूं, है ना, आप इमेजिन करो कि ये एक नहर है और आप अभी फिलहाल यहां खड़े हुए हो, है ना। आप यहां खड़े होकर इस नहर को देख रहे हो, मतलब नहर आपके सामने और वो ऐसी बह रही है। अगर आप सोचो मैंने यहां कट लगा दिया और अब मैं कहूंगा कि जरा सामने से खड़े होके देखो, अब आप नहर को इस तरफ से देखोगे तो ये जो नहर है वो समलंब है। समलंब मतलब आपने सरकार की जो बड़ी बड़ी नहरें, पक्की नहरें देखी होंगी, तो आपने देखा होगा वो नहरें ऐसी होती हैं, है ना, समलंब होती है, मतलब इस प्रकार की होती है। देखा आपने, पूरा पक्का ये नहर होती है, ये नहर है और ये पूरी ऐसी लंबाई में है। तो अभी हम इसको सामने खड़े होके देख रहे हैं, मतलब आप नहर को आपने रोक दिया है और आप उसके सामने खड़ गए हो, तो सामने से देखोगे तो नहर तो ऐसी दिखाई देगी ना, है ना। यही वो बोल रहे हैं कि अगर आपने कट लगाया और अब आप देखेंगे तो वो समद्विबाहु समलंब होगी। समद्विबाहु समलंब मतलब, देखो समद्विबाहु बोल दिया ना, तो इनको थोड़ा सा आपको अब बराबर भी लेना पड़ेगा। तो इसको अगर आप इस तरीके से लेंगे, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, और आप जानते हो कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। समलंब चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा। ओके, तो तल पर 2 मीटर चौड़ाई है, यहां 2 मीटर चौड़ाई है, यहां 3 मीटर चौड़ाई है, और आप जानते हैं कि इसको हम समलंब चतुर्भुज की हाइट बोलते हैं, ट्रेपेजियम की हाइट बोलते हैं, जिनके बीच में गहराई नाम दिया है उन्होंने, ये 1 है ना। और अगर ये 100 मीटर लंबी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। याद रखिए, कभी भी क्षमता या आपको आयतन निकालना हो, क्षमता या आयतन निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, तो इसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये एक बेसिक फॉर्मूला है ना, ये सब में लगेगा। क्षेत्रफल निकालना है आपको, एरिया निकालना है बेस का, आधार का, और उसको गुणा करना है आपको हाइट से। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, तो ये आ गया 1/2, है ना। आपको याद होगा x प्लस वाई इंटू उसकी हाइट, और यहां हाइट का यहां जो सेंस होगा वो उसका मतलब होगा इसकी लेंथ, नहर की लंबाई। तो आपने लिया 1/2 x प्लस वाई, 3 + 2 5, है ना। हाइट, हाइट मतलब इसकी डेप्थ कितनी है 1, और नहर की लंबाई कितनी है 100,
तो इसको सॉल्व करो, 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम्स, 50 का 5 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 250 और क्यूब मीटर। ये उस नहर की क्षमता है, कैपेसिटी है। ऑप्शन बी आंसर है। इतना सा काम था बस। सीजीएल के लिए आयुष अभी इससे डबल पढ़ना पड़ेगा। सीजीएल के हिसाब से ये 50% है, इससे डबल पढ़ना पड़ेगा। ओके भाई, समझ में आया? अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या एक्शन लेनी थी, क्या करना था, है ना। आयतन का ये बेसिक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि बेस यहां पे आप देख रहे हो बहुत क्लियर कि ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, और इसकी एक पर्टिकुलर लंबाई है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि 250 क्यूब सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, मीटर है? मीटर है, सॉरी, है ना, मैंने क्यूब सेंटीमीटर कर दिया, मीटर कर लेना इसको, मीटर में। क्यूब मीटर। बताओ, ओके है? सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखते हैं, इन सब के आंसर के लिए आपको पुरानी क्लासेस शुरू से देखते आने पड़ेगी। मैंने पहले दिन ही हालांकि ये बताया है सारा यूनिट्स का सब कुछ। हाँ, डायग्राम जरूर बनाया करो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो डायग्राम जरूर बनाया करो, आपसे तभी क्वेश्चंस बनेंगे। 100 क्यों लिया? 100 लंबाई है ना नहर की। ये जो नहर है इसकी लंबाई है कितनी? इसकी लेंथ है 100। तो आपने इसके बेस का एरिया लिया और लेंथ से गुणा किया तो इसकी क्या आ जाएगी? इसकी क्षमता आ जाएगी। इसलिए हमने उसकी नहर की लंबाई ली है 100। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके भाई, अब फाइनली हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, प्रिज्म, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, जिसका नाम है प्रिज्म, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्रिज्म ही बोलते हैं। अगर किसी को इसका हिंदी पता हो तो मुझे बताना, ठीक है। और आपको, मुझे नहीं पता कि आपको प्रिज्म आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आता है नहीं आता है, ये नहीं पता। पर अगर आपने बस 10 मिनट इसका बेस समझ लिया ना, तो आपको जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। और आप बोलोगे सर हम आज तक सोचते आए थे प्रिज्म बहुत टफ होता होगा। प्रिज्म एक्चुअल में बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत आसान है। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे है। तो ये आपने प्रिज्म देखा है, इसको हम छोड़ते हैं। यहां पर हम जो प्रिज्म लेते हैं, जैसे ये वाला जो प्रिज्म है, एक्चुअल में हम प्रिज्म को खड़ा करते हैं। इसका अगर मैं आधार बोलूंगा ना, तो इसका आधार ये नहीं है, इसका आधार ये है। ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ये प्रिज्म का आधार है। इसलिए प्रिज्म को हम ऐसा करके और खड़ा रखेंगे तो वो सही मायने में उसको पूरा हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। जैसे ये जो प्रिज्म है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूं यहां पे, कि हम सोचते हैं कि बस प्रिज्म यही होता है। आप गलत सोचते हो। प्रिज्म बहुत प्रकार के हो सकते हैं, और प्रिज्म का आधार केवल वृत्त को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ना। प्रिज्म ये किससे बना है? त्रिभुज से बना है, ट्राइंगल से बना है, स्क्वायर से बन सकता है, रेक्टेंगल से बन सकता है, हेक्सागन से बन सकता है, जिसको षटभुज बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, हर चीज से प्रिज्म बन सकता है। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो जरा, ये वही प्रिज्म है, और ये थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब उसके कंपैरिजन में इजी फिगर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की, है ना। अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से सीखना, तो बस ये 3 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। बाकी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। बाकी ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज में, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पिरामिड आपको कल पढ़ाएंगे। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, साइड हो गए हम, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
चलो अब देखो, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा यहां पे? वक्र पृष्ठ मतलब, जैसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो प्रिज्म है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, उससे ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे हमने ये एक ट्राइंगल वाला हम प्रिज्म ले रहे हैं ना, छोटा सा ही बनाते हैं थोड़ा। ये आपका एक हो गया, और आपने, ठीक है, ये एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस बेस पे रखा हुआ है, इस बात को समझना। हम प्रिज्म को कभी भी खड़ा ऐसे मतलब तिरछा नहीं रखेंगे, उसको हमेशा खड़ा रखेंगे, है ना। तो जो उसका आधार है वो हमेशा नीचे आना चाहिए। तो ये जो प्रिज्म है इसका आधार एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ना। अब अगर मैं बात करूं इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की, इसको पार्श्व सतह का क्षेत्रफल इस नाम से भी जानते हैं। आप ये भी ध्यान रखना कि इसको पार्श्व भी कहा जा सकता है ना, पार्श्व भी कह सकते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल अगर ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो टोटल 5 सरफेस होंगे, 5 सरफेस होंगे। समझ में आ रहा है? 5 सरफेस कौन कौन से होंगे? नंबर 1 नीचे वाला, नंबर 2 ऊपर वाला, ठीक है। एक नीचे बेस होगा, एक ऊपर बेस होगा। अब 3 बेस तीनों तरफ होंगे। एक ये दिख रहा है आपको, इस तरफ वाला एक बेस, एक इस तरफ वाला बेस, और एक पीछे, जो पीछे अपने आप में क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा जो इस प्रकार का बेस है। तो टोटल कितने सरफेस है इस प्रिज्म में? 5 सरफेस है। समझ में आ रहा है ना। इस डायग्राम से मैं आपको बताऊं, एक सरफेस ये हो गया, एक जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, और एक सरफेस बेस है। तो टोटल कितने सरफेस है? 5। अगर ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म है तो, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, अब वक्र पृष्ठ में हम क्या लेते हैं? दोनों आधार छोड़ देंगे, जो नीचे वाला त्रिभुज वाला आधार है और जो ऊपर है इसको छोड़ देंगे। तो जो तीनों साइड्स हमारे पास आई, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आधार का परिमाप कैसे बना अभी मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्मूले को बनाकर भी बताऊंगा। तो आप याद रखें, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करने पर उसके आपको लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते आए हैं, वो आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने ऊपर वाले बेस को और नीचे वाले बेस को जोड़ दिया तो टोटल सरफेस बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा है? लेटरल सरफेस एरिया के साथ प्लस में होगा 2 एरिया ऑफ बेस, मतलब जो आधार का क्षेत्रफल है उसका दुगना करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आधार नीचे है, एक आधार ऊपर है, और उसका आप डबल करोगे। और आयतन का बेसिक फॉर्मूला यहां पे लगाओ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, है ना। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस जो भी हो आप सब केस में इसको लगा सकते हो, है ना। मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। देखो, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो प्रिज्म मतलब सिर्फ ये डायग्राम अपने दिमाग में मत रखना। आपको लगता है प्रिज्म बस यही होता है, तो गलत। मैं आपको बताता हूं प्रिज्म क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे एक मैंने आपको बनाकर बताया कि ये जो एक प्रिज्म है, ठीक है, ये तो आपका एक प्रिज्म होगा ही, ठीक है, ये तो एक प्रिज्म है। अगर किसी प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है तो ये भी प्रिज्म होगा। इसको थोड़ा सा हम तिरछा बना लेते हैं इस तरीके से, और ये यहां हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैं आपके सामने 3-4 अलग अलग डायग्राम बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर, ठीक है। इसको मैंने यहां मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और ये आपको पता है ये भी एक प्रिज्म है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ भी क्या है? प्रिज्म है ना। वो भी एक प्रिज्म है। ये आपका एक स्क्वायर हो गया। अगर इसी को एक रेक्टेंगल बना दिया जाए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये जो है, अब ये भी क्या है? एक प्रिज्म है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड भी प्रिज्म होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। फिर इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? एक हेक्सागन भी ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक षटभुज भी ले सकते हैं। तो एक मैंने यहां बना दिया,
ठीक है, एक ये हो गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, पूरा ये पूरा हमने मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये जो आपको हेक्सागन दिख रहा है ना, षटभुज आधार जो दिख रहा है, ये भी प्रिज्म है ना। तो जितने भी आपके 2D डायग्राम होते हैं, वो रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज हो, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब को अगर हम 3D शेप में कन्वर्ट कर दें, जितने भी 2D हैं, अगर इनके साथ इनकी हाइट ले लें, तो वो एक्चुअल में प्रिज्म कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब आपके प्रिज्म कहलाते हैं। ओके है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके आगे मेरी बात सुनना। अब मैं आपको एक डायग्राम से फॉर्मूला बनाना बताता हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। इसको मतलब यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक सी है। और सपोज करिए कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ए। तो आप एक बात समझना कि एक इसकी साइड कौन सी है? एक आप देखेंगे तो ये एक फलक है। अगर मैं बोलूंगा इसका क्षेत्रफल, या एक हम देखें, एक जस्ट पीछे वाला है जिसका बेस ये है और एक आपका ये वाला होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी या इसकी। ये वाला कौन सा है जो पीछे? पीछे तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो अगर उसका बेस ए है, ठीक है, रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू एल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कौन सा है? सबसे पीछे वाला जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए इंटू एल। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं, किसकी बात करूं? इसकी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अगर इसका क्षेत्रफल बोलूं तो इसकी एक भुजा है सी और एक भुजा है एल, है ना। और इसी प्रकार अगर इधर वाले को देखें तो इसकी एक भुजा है बी और एक भुजा है एल, और इसकी एक भुजा है सी और एक भुजा है एल। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? हम तीनों भुजाओं का, जो तीनों सरफेस हैं, पृष्ठ हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। दो आइट साइड में है और एक पीछे है, क्योंकि ये इस तरीके का है। तो जो आइट साइड वाले हैं उनकी लंबाई क्या है? बी, और ऊंचाई कितनी है? एल। तो बी इंटू एल। इसकी लंबाई कितनी है? सी, ऊंचाई कितनी? एल, सी इंटू एल। और जो सबसे पीछे वाला है उसमें तो बेस होगा ए, ठीक है, और उसकी हाइट होगी एल। तो ये बन गया। अब अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी और आपका एल कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एल से। इसलिए आपके प्रिज्म का जो फॉर्मूला बना ना, वो यही बना, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब तीन, अगर त्रिभुज है तो भी ये नियम चलेगा, चतुर्भुज है तो भी चलेगा, कुछ भी हो, आपका एक बेसिक रूल बन गया, एक बेसिक फॉर्मूला बन गया कि आधार का परिमाप निकालो और ऊंचाई से गुणा कर दो। बताओ समझ में आया? थोड़ा सा आपको देखो इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कुछ चीजें इसमें दिख रही हैं, कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, जिसको दिखाना मुश्किल है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दो साइड वाले फलक और एक पीछे वाला, हम तीन सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो पीछे वाला है उसका आधार ए है और उसकी हाइट एल है, तो ए इंटू एल। जो ये वाला जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इसकी एक भुजा सी है और एक भुजा एल है, तो सी इंटू एल। इसकी भुजा बी है और इसकी हाइट एल है, तो बी इंटू एल। एबीसी कॉमन निकला इंटू एल। और एल मतलब क्या है? यहां पे बेसिकली उसकी हाइट है। इसको हम चाहें तो एच भी बोल सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको एच नाम दे दो, तो कंफ्यूज मत होना आप उससे। तो ये इसका एच हो गया। इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। अगर आपको इसमें अब दोनों आधार लेना है, केवल इसमें दो चीज बची है, नीचे वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुज को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए, ये क्या है? ये है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ। अगर इसके साथ दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अब ये पांचों सरफेस मिल गए, नीचे और ऊपर के त्रिभुज और तीनों तरफ के सरफेस, पूरे 5 सरफेस मिल गए। अब ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया।
बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा अपने घर में अगर प्रिज्म हो या ना हो तो थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, इस क्लास को रिपीट करना, आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाया, अब ये सब में लगेगा। मान लो ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो और ये डी हो, तो अगर मुझे सामने इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ए इंटू एच, फिर इसका निकालना है तो बी इंटू एच, पीछे वाले का निकालना है तो सी इंटू एच, साइड वाले का निकालना है तो डी इंटू एच, तो ए इंटू एच, डी बी इंटू एच, सी इंटू एच, डी इंटू एच, ए बी सी डी कॉमन निकला इंटू एच, ये उसका फॉर्मूला बन गया। तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो अब वापस से मैं एक बार आपको ये चीज दिखा रहा हूं, और आयतन का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप बेस का एरिया निकालकर हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम मिलेगा, और ये केवल प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं है, पूरे मेंसुरेशन का बेसिक फॉर्मूला है ना। आपने बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ सब में इसी फॉर्मूले को यूज करा है ना। बस हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, पर अगर उस फॉर्मूले का बेसिक बात करें, आप घनाभ जो है, आप क्यूबॉइड का एरिया बोलते हो कि सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन बोलते हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने कभी सोचा कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना। तो आपने उसके बेस का एरिया निकाला, आधार का क्षेत्रफल निकाला, गुणा एच से कर दिया तो उसका आयतन मिल गया। तो ये रूट है, ये जड़ है, सभी फॉर्मूले इसी से बने हैं, जितने भी वॉल्यूम होते हैं उन सब के, है ना। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो बस इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। इनको जरा आप अच्छे से ध्यान रखना, और एक दो क्वेश्चंस के बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से पढ़े, मैं आपको समझाऊंगा। 2-3 क्वेश्चंस तक बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको मजा आने लगेगा इसमें। हाँ भाई, सीजीएल वालों के लिए तो जरूरी है भाई, तुम ही लोगों के लिए तो है ये, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये। सीजीएल वालों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, मतलब क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, एक ही बात है। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? बता दूं? ओके, प्रीतम कुमार का आंसर ए आ रहा है। प्रीतम, आंसर तो नहीं पता है मुझे, देखते हैं एक बार। देखो, आपको बोला है बेस ऑफ सॉलिड राइट प्रिज्म, मतलब एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 9, 12 और 15 है ना। 9, 12 और 15, चलो ठीक है, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में है। प्रिज्म की ऊंचाई 5 है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 9, 12, 15 मतलब क्या होगा? देखो, 9, 12, 15 मतलब कुछ ऐसा होगा, मान लो ये 9 है ना, और एक आपके पास क्या है? एक आपके पास 12 है। थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, 9, 12 और 15, है ना, ये हो गया। और इसी प्रकार का आपको यहां पे एक और बनाना पड़ेगा, ऐसा, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, ये प्रिज्म बन गया आपका। एक भुजा 9 है, एक 12 है और एक 15 है। अच्छा, आपको बोला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यह मिलके बना है दो चीजों से, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। यहां मैं इंग्लिश लिखूंगा, चलेगा ना, क्योंकि दोनों लिखना बहुत मुश्किल है साथ साथ में। अब आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया अपने आप में एक फॉर्मूला है, यह क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, गुणा करते हो आप हाइट से प्लस 2, और ये आपका वही आ जाएगा एरिया ऑफ बेस। ये मैं यही लिख रहा हूं इसी तरीके से, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कर दोगे आप, क्या आएगा? 9, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 9 प्लस 12 प्लस 15, ये पेरीमीटर आ गया।
और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे प्रिज्म की हाइट से। हाइट कितनी है आपके पास? हाइट है 5, ये आ गया, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका बेस जो है एक त्रिभुज है। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। तो अगर इसको जोड़ें तो 4 और 1 5, 14 और 8 22। मतलब क्या आप इसको देखकर समझ पाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है? देखो, एक तो हीरोस वाला जो फॉर्मूला है उससे तो आप कर ही सकते हो, है ना, उससे तो आप आराम से निकाल सकते हो, पर क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हमारे लिए इसका आंसर लाना और इजी हो जाएगा। 9 12 और 15, है ना। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 9 और हाइट कितनी है? 12। सॉल्व करा आपने तो ये हो गया 6 और ये आ गया आपका 54, है ना। तो सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया आपका? 15 12 27, 27 और 9, 27 और 9 हो गया आपका 36, 36 में 5 का गुणा और 54 का दुगना 108। तो इसका गुणा करा तो आपका 180, 180 में आपका 108 जुड़ा तो ये आ गया 288। और क्योंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, सी इसका आंसर आएगा। बताओ, क्लियर है? अच्छा रुपेश, कौन सा लेक्चर, कौन सा बैच ज्वाइन किया है आपने? सी आंसर आएगा। हीरोज लगा सकते हो, पर क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था तो हमारा काम उससे जल्दी हो गया। मैं एक्चुअल आपको रियलिटी बताऊं ना तो प्रिज्म अपने आप में कुछ है ही नहीं। पूरा खेल पता है किस बात का है, उसका बेस क्या है। अगर एक ट्राइंगल है तो त्रिभुज के पूरे नियम लग जाएंगे, अगर वर्ग आ गया तो वर्ग का नियम लग जाएगा। मतलब प्रिज्म अपने आप में कुछ नहीं है ना। आपने अगर पुराने फॉर्मूले अच्छे से पकड़ के रखे हैं तो आप देखोगे कि सर प्रिज्म नाम का है, बाकी कैलकुलेशन तो आप सब पुराने ही कर रहे हो, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका? 288। बताइए, क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार और समझाएं, एक बार और समझ लो भाई। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका एले से मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का दुगना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 5, 2 गुणा क्षेत्रफल आपको लेना है आधार का। तो ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब, है ना। तो आपने इससे इसका क्षेत्रफल निकाला जो कि कितना आया? 54। उसको रखा यहां, दुगना किया, इसको हल किया और आखिरी में सबको आपने जोड़ दिया। तो पूरे प्रिज्म का जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो आएगा 288। ठीक है, हाँ हर्षिता, आपको राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, इसका बेस पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है ना। ये हाइपोथीनियस जो है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, 9 यहां हो या 12 यहां, ये कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। आपको लगेगा कि आप सारे पुराने फॉर्मूले यूज कर रहे हो, कुछ भी नया नहीं है। चलो, किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। अब समलंब चतुर्भुज है ना, बस इतना ही काफी है। प्रिज्म कोई काम का ही नहीं, क्योंकि पूरा खेल उसी का है। आपसे बोला है हाइट, तो चलो फिर भी मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। अगर समलंब चतुर्भुज है तो वो कुछ ऐसा बनता है, ट्रेपेजियम है तो कुछ ऐसा बनेगा, और यही का यही डायग्राम ऊपर भी बना देते हैं। ठीक है, ये ऊपर हो गया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया,
फिर इसको जो है थोड़ा सा इससे ऐसा मिला देते हैं और ये सा, ये आपका बन गया प्रिज्म, जिसका बेस क्या है, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। कोई मतलब नहीं है। आपको आयतन दिया है ना, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मुझे बताओ आधार क्या है, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने नहर वाला क्वेश्चन किया था, इनटू इसकी हाइट, है ना, इस समलंब चतुर्भुज की हाइट गुणा ये वाली हाइट प्रिज्म की है ना। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 1056, तो ये आ गया आपका 1056, 1/2। दोनों भुजाएं क्या क्या है, 8 और 14 और 8 कितना आ गया, 22। प्रिज्म इसकी हाइट कितनी है, हाइट मतलब इस समलंब चतुर्भुज की बात चल रही है ना, मैं यहां पे बना भी देता हूं आपको अलग से। ये 14 है, ये 8 है, और इसकी जो इंटरनल हाइट है वो आपको कितनी दी है, 8 दी है, तो ये 8 आ गया। और प्रिज्म की हाइट तो आपको निकालनी है, बस इतना कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं था। 2 से कैंसिल होगा ये 11 बार, और ये आ गया आपका 1056 डिवाइडेड बाय 88 इक्वल में आ गया आपका हाइट। अब आप देखो जरा क्या हम यहां पे करें कि जिससे अपना आंसर आ जाए, है ना। अगर आप देखेंगे 10 बार, देखो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आंसर हो गया, 44 बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। 10 बार करोगे तो 880 आएगा, मतलब 10 के तो आसपास है ना, पर 10 के इतना भी करीब नहीं कि 10.56 हो। और अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 12 है, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 2 जा 16 वैसे भी हो रहा है, और अगर 12 का गुणा करें 96 का 6 कैरी 9, 96 और 9, यस ये एग्जैक्ट 12 बार कैंसिल हो रहा है। तो जो प्रिज्म है उसकी हाइट कितनी होगी, 12। ये आपका आंसर है, सी आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कि आप प्रिज्म पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, प्रिज्म नाम का है ना। पूरा बिल जो है पुराने डायग्राम्स के नाम पे फटेगा यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट इसको देखिए। इसको और पढ़ लो जल्दी। हाँ 1056 11 से भी डिवाइड हो जाता आराम से। अंतःवृत्त इन रेडियस आ गया है भाई यहां पर। अच्छा चलो देखें, समझना। किसी त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 15 है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है ना। देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये सेंटर है, तो अंतःवृत्त मतलब ये होगा क्योंकि इसके अंदर जो वृत्त होगा उसकी रेडियस, और बाहर होता है तो उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। तो आर आपको दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या आर है। आपको अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला याद है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, एस मतलब अर्ध परिमाप। आपको रेडियस दी हुई है 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बोला है अर्ध परिमाप। आपको परिमाप, पेरीमीटर अगर 15 दिया है तो अर्ध परिमाप क्या उसका आधा होगा, तो ये आपका 15/2 आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 45/2, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अब देखो खेल पूरा। आपसे बोला है प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया आपको पता है ना, ये एरिया ही तो है, तो एरिया कितना है 45/2। हाइट प्रिज्म की पता है क्या, नहीं, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 270। अब ये 45 से कितनी बार कट सकता है,
93, मतलब ये 6 बार कट जाएगा, 6 बार, और 6 का दुगना करा तो प्रिज्म की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। खत्म। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया भाई। अरे मैंने कुछ भी एक क्षेत्रफल तो हिंदी में लिखा है यार, इसके अलावा क्या इंग्लिश में मैंने नहीं बताया। ओके, है ना। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट नहीं पता, वॉल्यूम पता था, एरिया, एरिया इसने बता दिया। आपको ये जो है इन रेडियस है और ये इसका सेमी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर 15 है तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप का आधा करेंगे, 15 या 45/2, ये क्षेत्रफल है। यहां रखा, हाइट मिल गई, खत्म हो गया काम। ओके। ऐसे ही आपको लगेगा कि सर पिरामिड तो टफ होता होगा, जब पिरामिड पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर नाम के हैं बस, ये कोई दम नहीं है, पिरामिड हो प्रिज्म हो कुछ नहीं है, बस जो आपने पुराने फॉर्मूले पढ़े हैं सब वही है। पिरामिड भी बहुत इजी है, बहुत मजेदार है पिरामिड तो। ठीक है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी हाइट दी है। एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए और भी निकाले थे, इसको कर लेते हैं फास्ट। आधार समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये राइट एंगल मैंने बनाया और फिर ऐसे ही एक यहां पर ले लेते हैं, है ना, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, एक प्रिज्म बन गया आपका। ये आपको 10 दिया है, ये आपको 12 दिया है ना, जिसकी लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं समझते हो ना, परपेंडिकुलर वाली, मतलब ये दोनों, इसमें से कोई भी 10 हो सकती है, कोई भी 12 हो सकती है, लेकिन आपको हाइपोथिनियस नहीं पता। घनत्व, घनत्व मतलब इंग्लिश में आप देखोगे डेंसिटी, मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये एरिया आप निकाल सकते हो क्या? इसका एरिया निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है 12 और हाइट है 10, इंटू प्रिज्म की हाइट दी हुई है क्या? प्रिज्म की हाइट दी हुई है 20। सॉल्व कर लो, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 6, ये आ गया आपका टोटल 1200, तो ये इसका 1200 घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। अब उन्होंने बोला है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर 6 ग्राम का है, 1 क्यूब सेंटीमीटर 6 ग्राम का है, तो हमारा प्रिज्म तो 1200 क्यूब सेंटीमीटर का है, मतलब टोटल 7200 ग्राम का प्रिज्म है, जिसको 1000 से डिवाइड करें तो 7.2 किलो का प्रिज्म होगा। ऑप्शन बी। प्रिज्म का बेस सर्कल क्यों नहीं होता? सर्कल अगर आपने प्रिज्म बना दिया ना हिमांशु, तो वो सिलेंडर बन जाएगा, है ना। ये आपका प्रिज्म का सर्कल बेस हो गया तो वो एक बेलन बन गया, इसलिए बस उसको नहीं लेते हम। बोलो ठीक है क्या? समझ में आया? ठीक है, एकदम इजी। इसका एरिया निकाला, हाइट से मल्टीप्लाई किया, 1200 क्यूब सेंटीमीटर का प्रिज्म, 1 क्यूब सेंटीमीटर का वजन 6 ग्राम है, तो पूरे इसका वजन क्या होगा? 7200 ग्राम या 7.2 किलो का प्रिज्म। बस इतना सा था। ठीक है, ओके है, अच्छा महसूस कर रहे हो आप? तो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है और ये बहुत आसान है ना। आप केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, आपको खुद पी की वैल्यू मिल जाएगी और पी की वैल्यू आपकी 4 आएगी। इसको आप करके देखना। और वैसे तो आज मैंने सोचा था आपको फ्रस्टम भी पढ़ा दूंगा, पर टाइम नहीं बचा। मैं आपको इसके फॉर्मूले दे देता हूं, आप इसको देख लेना, कभी मौका मिला तो आपको फ्रस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, कल का मैं आपको बता देता हूं, कल आपको पढ़ाया जाएगा पिरामिड। ठीक है, और पिरामिड जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा, पर वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि मैंने जस्ट कल ही, क्योंकि पिरामिड एक क्लास में नहीं हो सकता, है ना। हमारी क्लास का टाइम जो है 7 से 8 है और 1 घंटे में पूरा पिरामिड पढ़ाया नहीं जा सकता। तो मैंने जस्ट कल ही अपनी एक किसी क्लास में पिरामिड पढ़ाया है, मैं वही लेक्चर आपके लिए लाइव कर दूंगा, आप उस लेक्चर से पिरामिड पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वो करीबन 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर है, तो उसमें पिरामिड का बेस, उसके फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो रहेगा, आप उसको देख लेना।
है ना, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम होता नहीं है, क्योंकि 8 बजे से मेरी फाउंडेशन की क्लास है, और अगर एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, आप उसको देख लेना, है ना। और कभी मौका मिला तो फिर आपको फ्रस्टम भी पढ़ा देंगे। ओके, और मैं आपको बता ही चुका हूं, जल्दी से बता दूं कि हमारा जो 2 नवंबर से बैच आ रहा है, अगर आप कंप्लीट एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हो, 2 नवंबर से विनर्स की ऐप पर बैच आ रहा है, जिसका टाइम 8 से 9:30 है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें, ये सारे चैप्टर्स इसमें कवर कराए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और अगर ठीक है अरिथमेटिक पढ़ना है तो ये ऑप्शन आपके पास है, और अगर दोनों पढ़ना है तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास है। पूरे 33 टॉपिक्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं विनर्स की ऐप पर, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है भाई, बाकी ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे ये आप मुझे जरूर बताइएगा, फिर जब भी पॉसिबल होगा कोई नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे यूट्यूब पे। कब करेंगे ये अभी नहीं बता सकते, जब जैसे ही टाइम मिलेगा। मैं आपको बता ही चुका हूं, मेरे 8 लेक्चर चल रहे हैं और आपका मिला के 9 लेक्चर चल रहे हैं, तो मुझे थोड़े से टाइम की जरूरत है। तो जैसे ही मेरा कोई सा बैच खत्म होगा, फिर हम यूट्यूब पे कोई नया टॉपिक आपको पढ़ा देंगे जो आप बोलेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये जो अपना पूरा मेंसुरेशन की जर्नी थी, ये काफी अच्छी इंटरेस्टिंग रही होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। बाकी फिर आप मुझसे अगर रोज पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर आप आ जाएं, वहां तो मैं रोज पढ़ाता ही हूं। इसके जस्ट बाद मेरी फाउंडेशन मैथ्स की क्लास होती है, फिर वहां पे 1.5 घंटे क्लास होती है। एसएससी का बैच आने वाला है, जल्दी आपको बताएंगे एसएससी का बैच, ठीक है। पिरामिड के नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, उसके नोट्स आप बना लेना। ओके, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा टॉपिक होगा भाई, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो 20-25 दिन पढ़ना पड़ेगा, और यूट्यूब पे 20-25 दिन पढ़ने की क्षमता केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चों की है। बाकी टाइम पास वाले आते जाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ज्योमेट्री तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, 20 दिन से कम में वो खत्म होगा नहीं। और अब तुम लोग देख लो, जब ये चैप्टर शुरू करा था तब कितने बच्चे थे, और ये होता ही है, पढ़ने लिखने वाले लोग ही बचते हैं आखिरी में, बाकी सब निकल लेते हैं इधर उधर, है ना। तो ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा वो पढ़ा देंगे। चलो ओके, तो मिलते हैं कल। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो कल कहां से मिलेंगे, अब कब मिलेंगे यूट्यूब पे वो अब देखते हैं। बाकी फिर अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो वहां तो फिर हमारी मुलाकात रोज होना ही है ना। आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके भाई, चलो सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर हम वापस से जब भी जैसा भी रहेगा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।